नमस्कार दोस्तों। इतिहास के इस बेहद खास विश्लेषण में आप सभी का स्वागत है। आज हम इतिहास के पन्नों को पलटकर एक ऐसी शौर्य गाथा पर बात करने वाले हैं जो सच में रोंगटे खड़े कर देती है। आज की इस चर्चा में हम जानेंगे कि कैसे महज 19 साल की एक युवा लड़की दुनिया के सबसे ताकतवर ब्रिटिश साम्राज्य के लिए एक खौफनाक चुनौती बन गई। चलिए अपनी बात की शुरुआत इतिहास के एक ऐसे अघोषित नारे से करते हैं जिसने पूरे देश में आग लगा दी थी। मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। सच कहूं तो ये कोई साधारण वाक्य नहीं है, बल्कि ये उस कभी न टूटने वाले हौसले की निशानी है जिसके इर्द गिर्द आज की हमारी ये पूरी कहानी बुनी गई है। तो बढ़ते हैं हमारे पहले अध्याय की ओर, एक वीरांगना का बचपन यानी चाइल्डहुड ऑफ अ वॉरियर। घटनाओं की रफ्तार पर जरा गौर कीजिएगा। 1835 में एक मराठी ब्राह्मण परिवार में जन्म होता है मणिकर्णिका का। अभी वो महज 4 साल की ही थीं कि 1839 में उनकी मां का देहांत हो गया और परिवार बिठूरा बसा। और इसके बाद ये देखना और भी हैरान करने वाला है कि 1850 में जब उनकी उम्र केवल 14 साल थी, उनकी शादी झांसी के राजा से कर दी जाती है। मतलब उनका बचपन बहुत तेजी से एक राजशाही जिम्मेदारी में तब्दील हो गया था। अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात क्या है पता है? उस दौर के समाज में महिलाओं से क्या उम्मीदें की जाती थीं और मणिकर्णिका का असल जीवन कैसा था, इसके बीच का अंतर। जहां महिलाओं को घर की चारदीवारी में रहने की हिदायत थी, वहीं वो घुड़सवारी और तलवारबाजी के दांवपेच सीख रही थीं। उनका बचपन नाना साहब और तात्या टोपे जैसे भविष्य के बड़े क्रांतिकारियों के साथ खेलते कूदते बीता। और हाँ, वो इतनी चुलबुली और आकर्षक स्वभाव की थीं कि उन्हें सब प्यार से छबीली कहकर बुलाते थे। अब हम पहुंचते हैं दूसरे अध्याय पर, ब्रिटिश साम्राज्य की हड़प नीति यानी द एम्पायर्स डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इस पूरे संघर्ष की जड़ को समझना बहुत जरूरी है और वो जड़ थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या हड़प नीति। तत्कालीन ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने एक बेहद चालाक नियम बनाया था। इसके मुताबिक अगर किसी भारतीय शासक की मृत्यु बिना किसी सगे पुत्र यानी बायोलॉजिकल मेल हेयर के हो जाती है, तो उसके राज्य को सीधा ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाएगा। रानी लक्ष्मीबाई के पति के निधन और सगे पुत्र के ना होने के कारण झांसी सीधे तौर पर इसी क्रूर नीति के निशाने पर आ गई। लेकिन पति और अपनी इकलौती संतान को खोने के पहाड़ जैसे दुखों के बावजूद वो टूटी नहीं। जरा उनकी दिनचर्या देखिए। सुबह 3 बजे उठकर ध्यान लगाना, 8 बजे दरबार में जाकर सेना की तैयारियों का जायजा लेना, दोपहर में प्रजा की तकलीफें सुनना और दान देना, और फिर शाम ढलते ढलते सैन्य रणनीतियों और इतिहास को पढ़ना। महज 19 साल की उम्र में अपने इतने गहरे शौक को उन्होंने जिस अनुशासन और प्रशासनिक कुशलता में बदल दिया, वो वाकई अकल्पनीय है। पर अंग्रेज तो उन्हें झांसी से बाहर निकालने पर तुले हुए थे। 5,000 रुपए। जी हाँ, अंग्रेजों ने रानी को उनके ही किले से बेदखल कर दिया, उनके गहने तक छीन लिए और उन्हें महज 5,000 रुपए की मासिक पेंशन देने का फरमान सुना दिया। जरा सोचिए, एक महारानी के लिए ये कितना बड़ा और सीधा अपमान था। इसी दौरान एक ऑस्ट्रेलियाई वकील जॉन लैंग उनसे मिलने आए थे और उनका जो अनुभव था वो बहुत ही रोचक है। एक तरफ रानी बिना किसी गहने के सादे कपड़ों में एक बहुत ही साधारण महिला सी दिख रही थी, लेकिन अंदर से उनके इरादे एकदम फौलादी थे। जब जॉन लैंग वहां पहुंचे तो रानी ने बर्फ के साथ विदेशी शराब पेश कर उनका एक शानदार और कूटनीतिक स्वागत किया। ये साफ दिखा रहा था कि बाहर से भले ही वो शांत और साधारण लगे, लेकिन अंदर ही अंदर वो अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए पूरी तरह से तैयार और दृढ़ संकल्पित थीं। आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे अध्याय की ओर, 1857 का ऐतिहासिक विद्रोह यानी द हिस्टोरिक 1857 रिबेलियन। अब रानी का निजी संघर्ष देश के बड़े विद्रोह से कैसे जुड़ा, ये समझने के लिए इस क्रांति का तात्कालीन कारण जानना जरूरी है। ब्रिटिश सेना में नई एनफील्ड राइफल्स लाई गई थीं और तेजी से ये बात फैल गई कि इन राइफल्स के जो कार्ट्रिज या कारतूस हैं, उनमें गाय और सुअर की चर्बी लगी है, जिसे मुंह से छीलना पड़ता था। इस एक बात ने हिंदू और मुस्लिम दोनों ही सैनिकों की धार्मिक भावनाओं को बुरी तरह आहत कर दिया और बस यहीं से एक भयानक बगावत की चिंगारी भड़क उठी। और फिर जो हुआ वो ताश के पत्तों के ढेने जैसा था। 8 अप्रैल को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। इसके तुरंत बाद 10 मई की आधी रात को मेरठ में बगावत शुरू हो गई।
देखते ही देखते 1857 के मध्य तक ये आग दिल्ली, कानपुर और लखनऊ जैसे प्रमुख शहरों तक तेजी से फैल गई। सच कहूं तो ये संघर्ष अब दोनों ही तरफ से खौफनाक रूप ले चुका था। सती चौरा घाट और बीवी घर में हुए नरसंहार ने ब्रिटिश हुकूमत को अंदर तक हिला दिया था, और इसके जवाब में ब्रिटिश सेना ने भी क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। बिना कोई वकील या दलील सुने उन्होंने भयंकर प्रतिशोध लिया और पकड़े गए विद्रोहियों को सरेआम तोपों से बांधकर उड़ा दिया। ये एक ऐसा दौर था जहां दोनों ही पक्षों की तरफ से बेहिसाब और दर्दनाक रक्तपात देखने को मिला। हमारा चौथा अध्याय है झांसी की रक्षा और संघर्ष, यानी डिफेंस एंड स्ट्रगल फॉर झांसी। आप जरा वापस झांसी लौटते हैं। केवल 1000 सैनिक, हाँ, आधुनिक और भारी हथियारों से लैस उस विशाल ब्रिटिश फौज का सामना करने के लिए रानी के पास बस इतने ही सैनिक बचे थे। ये एक इकलौता आंकड़ा बताने के लिए काफी है कि झांसी उस वक्त कितने बड़े संकट में घिर चुकी थी। पर हार मानना तो उनकी फितरत में ही नहीं था। सबसे पहले उन्होंने झांसी को सुरक्षित करने के लिए ओरछा और दतिया के उन स्थानीय गद्दारों को कुचल डाला जो उन पर हमला कर रहे थे। लेकिन मुश्किलें तब बढ़ीं जब मार्च 1858 में एक क्रूर और अनुभवी ब्रिटिश जनरल ह्यू रोज ने भारी तोपखाने के साथ झांसी पर सीधा धावा बोल दिया। बदकिस्मती से मदद के लिए आ रही तात्या टोपे की सेना को भी बीच रास्ते में ही रोककर हरा दिया गया। झांसी अब पूरी तरह घिर चुकी थी। इसके बाद जो हुआ वो किसी फिल्म के क्लाइमैक्स से कम नहीं लगता। जब ब्रिटिश सेना ने किले की दीवारें तोड़ दी और पूरे शहर को आग के हवाले कर दिया, तब रानी ने अपने दत्तक पुत्र को पीठ से बांधा और अपने वफादार घोड़े बादल पर बैठकर रात के घनघोर अंधेरे में किले से एक लंबी छलांग लगा दी। इस छलांग में बादल ने अपनी जान दे दी और पीछे शहर में लगभग 5000 बेगुनाहों का कत्लेआम हुआ। लेकिन रानी एक नई रणनीति के साथ आगे बढ़ने के लिए सुरक्षित निकलने में कामयाब रही। और अब हम आ पहुंचे हैं अपने अंतिम अध्याय पर, रानी लक्ष्मीबाई का अमर बलिदान, यानी रानी लक्ष्मीबाईज इमॉर्टल सैक्रिफाइस। कालपी पहुंचने के बाद उन्होंने तात्या टोपे के साथ मिलकर फिर से सेना को खड़ा किया, और यहाँ उनकी रणनीति का एक और मास्टर स्ट्रोक देखने को मिला। उन्होंने एक जबरदस्त साहसिक हमला किया और सीधे ग्वालियर के किले पर कब्जा जमा लिया। सिंधिया शासकों को वहां से भागना पड़ा और रातों रात रानी के हाथ में एक नया बेहद मजबूत किला और एक विशाल सेना आ गई। लेकिन अंग्रेज कहाँ रुकने वाले थे, वो पीछा करते करते ग्वालियर भी आ पहुंचे। 17 जून 1858 के उस अंतिम युद्ध के मंजर की जरा कल्पना कीजिए। मुंह में घोड़े की लगाम दबाए हुए और दोनों हाथों में तलवारें लिए वो साक्षात चंडी का रूप धरकर लड़ रही थी। वो तब तक लगातार अंग्रेजों को काटती रहीं जब तक कि ब्रिटिश सेना ने अचानक ऊंटों की एक नई टुकड़ी मैदान में नहीं उतार दी। ऊंटों के इस अचूक और घातक हमले ने भारतीय सेना की थकी हुई पंक्तियों को आखिर में तोड़ ही दिया। युद्धभूमि में वीर गति प्राप्त करने के बाद एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक विरोधाभास देखने को मिला। जो इंसान रानी का सबसे बड़ा दुश्मन था, यानी ब्रिटिश जनरल ह्यू रोज, उसी ने रानी के शव को देखकर कहा था, विद्रोहियों में मौजूद ये एकमात्र पुरुष है। सोचिए, दुश्मन के मुंह से निकली ये बात उनके असीम पराक्रम की सबसे बड़ी गवाही है। तो दोस्तों, आज की इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक बहुत ही अहम सवाल हमारे और आपके सामने खड़ा होता है। अगर महज 23 साल की एक युवा महिला अपनी हिम्मत और सूझबूझ से पूरे ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला सकती है, तो आज के दौर में उनका ये जीवन हमें साहस, कभी ना टूटने वाले जज्बे और असली नेतृत्व के बारे में क्या सिखाता है? इस सवाल को अपने जहन में रखिएगा। इतिहास के इन पन्नों को पलटने के इस बेहद खास सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।